हेलो एवरीवन। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। आप हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी और आज कहाँ खड़ी है। तो जितने भी डेवलपमेंट स्टेजेस होंगी वो सारी हम थॉरली स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले ही फर्स्ट पोर्शन रहेगा ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी और अदर पोर्शन है डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी। ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी में जो फंडामेंटल क्वेश्चंस रहेंगे वो हाउ फिलॉसफी ओरिजिनेटेड, कि फिलॉसफी शुरू कैसे हुई, हाउ फिलॉसफी केम इनटू बीइंग, वजूद में कैसे आई, जब फिलॉसफी नहीं थी तब क्या था। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोर्शन, दैट इज ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी। तो जब फिलॉसफी नहीं थी तब क्या था? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब अगर आप इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को हम देखते हैं मैनकाइंड की, तो अराउंड 2500 ईयर बैक जाएं तो तब फिलॉसफी शुरू हुई ग्रीस में। तो उससे पहले वहाँ पे क्या था, कौन थे जो लोगों की जो क्वेस्ट होती है जानने की उसको वो सेटिस्फाई करते होंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जब से एग्जिस्टेंस में आया है और जब से इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई है, वन वे और अनदर वे उसने हमेशा ये जानने की कोशिश की है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। मतलब जो भी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं वो उनको जानने की कोशिश करता है, जो फिलॉसफिकल क्वेश्चंस हैं उनको जानने की कोशिश करता है। बट जब फिलॉसफी नहीं थी तब भी तो उसमें वो क्वेस्ट होगी, और उस क्वेस्ट जो जानने की इच्छा थी उसको कौन सेटिस्फाई करता होगा। तो फिलॉसफी से पहले हमारे पास जब हम डीप इंक्वायरी करें तो एक सिस्टम सामने आता है जिसको बोला जाता है ग्रीक माइथोलॉजी। तो मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी है, जो ग्रीक माइथोलॉजिस्ट थे जो वो एक्चुअल में पोइट्स थे, और वो जो जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं उनको वो पोएटिक वे में एक्सप्लेन करते थे। तो मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी है ये फिलॉसफी से पहले का सिस्टम है, जो जितने भी फिनोमेना हैं, डिफरेंट फिनोमेना, चाहे वो नेचुरल फिनोमेना है, तो वो उनकी वो एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। वो एक्चुअल में पोइट्स थे। जैसे दो पर्टिकुलर पोइट थे, होमर एंड हेसिओद। इनके हमारे पास जो रिटन मटेरियल है वो भी अवेलेबल है। जैसे मतलब होमर की जो पोएम्स थी वो इलियाड थी, जिसमें द स्टोरी ऑफ ट्रॉय है, एक किंग की कहानी है इसमें। ओडिसीज भी एक राजा की कहानी है। ये दोनों बुक्स जो हैं वो होमर ने लिखी थी। और हेसिओद की जो थियोगोनी, ये दो बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं आज भी, तो जिनकी हेल्प से हम ग्रीक माइथोलॉजिस्ट की जो मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जो उनकी टेक्निक है, उसको समझ पाते हैं। तो मतलब जब फिलॉसफी नहीं थी तब क्या थी, ग्रीक माइथोलॉजी थी। और ग्रीक माइथोलॉजिस्ट का भी मेन फंक्शन क्या था, वो भी इसी तरह से मतलब पोएटिक वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जब लोगों में फिलॉसफिकल एटीट्यूड आना शुरू हो गया, और जो पोएटिक एक्सप्लेनेशन थी, माइथोलॉजिस्ट की जो एक्सप्लेनेशन थी, वो लोगों को डाइजेस्ट होना बंद हो गई। लोगों ने मतलब उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो आउट ऑफ बिलीफ और फेथ की ही बात थी। और जब इंसान थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो जाए, रैशनल हो जाए, तो वो चीज़ों को एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ और बिलीफ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहीं से शुरुआत होती है फिलॉसफी की। तो जो फिलॉसफर थे उन्होंने क्या किया, इनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। किनको? ग्रीक माइथोलॉजी को। जैसे ही आप चैलेंज करते हैं तो फिलॉसफी शुरू होती है। तो जो अर्ली फिलॉसफर्स रहे, जैसे पर्टिकुलर थेल्स, एनेक्सिमेंडर, एनाक्सिमाइंड्स, हेराक्लिटस, तो ये जो फिलॉसफर थे इनको नेचुरलिस्टिक फिलॉसफर बोला जाता है। और इनका जो मेन फोकस था वो नेचुरल प्रॉब्लम्स पे ही था। और वन वे और अनदर वे सबका मेन फोकस था फंडामेंटल स्टफ फाइंड आउट करना, जिसमें से सारा यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ है। जैसे थेल्स वाटर की बात करते हैं, एनाक्सिमेंडर एपेरियन बर्ड यूज़ करते हैं, एनाक्सिमाइंड्स एयर बोलते हैं, हेराक्लिटस फायर बोलता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल स्टफ थे। अगर हम पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ देखें ग्रीक माइथोलॉजिस्ट में और अर्ली फिलॉसफर में, तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो सामने निकल के आते हैं। जैसे मतलब जो होमर और हेसिओद थे, सम वे वन वे और अनदर वे, वो भी ये मानते थे कि जो वाटर है वो फंडामेंटल स्टफ है, बट वो कोई लॉजिकल रीज़न नहीं देते थे। बट जो थेल्स, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमाइंड्स, हेराक्लिटस या जो भी अर्ली प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर्स हैं, ये जो भी मान रहे थे उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से। बट यही चीज़ ग्रीक माइथोलॉजी में मिसिंग थी। तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमें मिलते हैं देखने में माइथोलॉजिस्ट में और जो अर्ली फिलॉसफर इनकी एक्सप्लेनेशंस में। तो मतलब ऐसा माना जा सकता है कि जो अर्ली फिलॉसफर्स से उनकी इंस्पिरेशंस जो हैं वो शायद माइथोलॉजिस्ट ही रहे हों, बट इन्होंने उनकी चीज़ों को रैशनली जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। तो यही एक गैप है जो आ जाता है माइथोलॉजी में और फिलॉसफी में, जहाँ से फिलॉसफी शुरू हो जाती है। तो मतलब जब फिलॉसफी नहीं थी तब हमारे पास क्या था, एक सिस्टम था माइथोलॉजी।
जिसको हम ग्रीक माइथोलॉजी बोलते हैं, और ये पर्टिकुलरली किसकी क्रिएशन थी? पोइट्स की। तो जो बेसिक पॉइंट था जो ग्रीक माइथोलॉजिस्ट मिस कर रहे थे और जिस पे फोकस किया प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स ने, अर्ली फिलोसफर जो फर्स्ट फिलोसफर्स हमारे थे, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चेंज। तो मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ चेंज है, इस पे ग्रीक माइथोलॉजिस्ट ने कभी भी बात नहीं की, जहाँ इसको लॉजिकली रैशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। और जो अर्ली फिलोसफर हैं, ये फर्स्ट पर्सन हुए हैं, फट इंटेलेक्चुअल माइंड हुआ है जिन्होंने इस प्रॉब्लम पे फोकस करना शुरू। जैसे जो कोई भी चीज़ है उसका बर्थ होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेथ होती है, तो मतलब जो भी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग्स। तो जो चेंजिंग नेचर है, चाहे मतलब एक जो बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ से भी अगर हम पीछे चले जाएँ तो मतलब एक सेल से एवोल्यूशन शुरू होता है, मतलब एक सेल का वेट कितना होगा, और जब बच्चे का बर्थ होता है 4-5 kg का है, जैसे ही टाइम बीतता जाएगा ग्रोथ होती जाएगी, डेवलपमेंट होती जाएगी, उसमें चेंज आती जाएगी, तो धीरे 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 उसके बायोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक जितने भी फैक्टर्स हैं सारे उसको इन्फ्लुएंस करते जाते हैं और उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाती है। और यही चेंज जो है इसकी वो बात नहीं करते हैं। और जो फिलोसफर थे अर्ली फिलोसफर्स, इन्होंने जो प्रॉब्लम ऑफ चेंज है इस पर अच्छे से काम करना शुरू किया और इस पर किया कि मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चेंजेस देयर मस्ट बी सम कॉमन फंडामेंटल स्टफ, जो मतलब एक चीज़ का कॉज होगा। अब एक बच्चे का कॉज भी वही चीज़ होगी, एक जो यंग मैन है उसका कॉज भी सेम होगा, और एक जो ओल्डर मैन है उसका कॉज भी सेम होगा, एक सीड का कॉज भी सेम होगा, एक प्लांट का कॉज भी सेम होगा, जो बड़ा ट्री है उसका कॉज भी सेम होगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन जो फंडामेंटल है, और वो सब इसके पीछे पड़ गए। मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ चेंज है यही था टर्निंग पॉइंट जहाँ से फिलॉसफी ओरिजिनेट होती है, और ग्रीक माइथोलॉजिस्ट ने प्रॉब्लम ऑफ चेंज पे कोई भी काम नहीं किया। और तभी जो फिलॉसफी है मतलब उसकी जो एक्चुअल बिगनिंग है वो इसी क्वेश्चन से होती है कि इन्होंने प्रॉब्लम ऑफ चेंज पे काम करना शुरू किया। और थेल्स, एनेक्समाइंड्स, हेराक्लिटस, तो जितने भी अर्ली फिलॉसफर्स हैं सब ने ये थ्रू आउट ये बताने की कोशिश की कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दी चेंजेस एक फंडामेंटल स्टफ है। जैसे थेल्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो मानते हैं कि वाटर जो है वो फंडामेंटल स्टफ है जिसमें से सारी यूनिवर्स ओरिजिनेट होता है। तो मतलब जितना भी जो चाहे आपको फिजिकल, लिक्विड, सॉलिड स्टेट में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो वन वे और अनदर वे वाटर ही है, किनके अकॉर्डिंग, थेल्स के अकॉर्डिंग। इस तरह से वो बताने की कोशिश करते हैं। तो मतलब जो चीफ रीज़न रहा है फिलॉसफी ओरिजिनेट होने का वो यही है कि जो ग्रीक माइथोलॉजी है, उनके जो बिलीफ थे, उनके जो फेथ थे, इट रिमेन अनडाइजेस्टेड टू द प्री सोक्रेटिक फिलोसफर के, और जहाँ से शुरू होती है फिलोसफी। अब सेकंड पोर्शन जो था हमारा डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी। तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको थॉरली समझने के लिए। फर्स्ट वन इज एंशिएंट फिलोसफी, जिसको ग्रीक फिलोसफी बोला जाता है। सेकेंड पीरियड था मेडिवल फिलोसफी, जिसको क्रिश्चियन पीरियड भी बोला जाता है, क्रिश्चियन फिलोसफी बोलते हैं हम उसको। देन आती है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, और लास्ट में है कंटेम्परेरी फिलोसफी जो आज की फिलोसफी है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट फिलोसफी से, दैट इज एंशिएंट फिलोसफी और ग्रीक फिलोसफी। तो एंशिएंट और ग्रीक फिलोसफी को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्री सोक्रेटिक फिलोसफी, जो अर्ली फिलोसफर्स हैं, पहले फिलोसफर जो हुए थे वो सब प्री सोक्रेटिक्स में आएंगे। देन आता है सोक्रेटिक पीरियड, इसमें इसके बाद थर्ड पीरियड आता है प्लेटो एंड एरिस्टोटल्स, और जो लास्ट पीरियड है एंशिएंट फिलोसफी का दैट इज नियो प्लेटोनिज्म्स। तो हम एंशिएंट फिलोसफी का जो फर्स्ट पोर्शन है, ग्रीक फिलोसफी का जो बिगनिंग जहाँ से हुई वो है प्री सोक्रेटिक फिलोसफी। तो जैसे कि हमने ओरिजिन में देखा कि जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स थे वो अर्ली फिलोसफर्स थे जिन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी को चैलेंज किया, और जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि all of them try to find out the single stuff out of which this whole universe came into being। मतलब वो एक ऐसा स्टफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि सारी चीज़ें वहीं से आई हैं। जैसे थेल्स की बात करें तो थेल्स ने क्या बोला कि वाटर इज़ अ फंडामेंटल स्टफ, कि पानी ही है वो चीज़ जिसमें से हर चीज़ निकल के सामने आई है। जो मतलब जो आप वर्ल्ड देख रहे हैं इसका जो फंडामेंटल सोर्स है वो वाटर है। सेम एनेक्सिमेंडर्स बोलते हैं एप्रियन, एप्रियन ग्रीक वर्ड है, तो मतलब इसका मतलब रहेगा और कोई एनर्जी है, तो मतलब इसको फादर ऑफ थ्योरी भी बोला जाता है वैसे में, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था जिसने मैटर के बजाय किसी फोर्स को चूज़ किया। थर्ड फिलोसफर जैसे मतलब प्री सोक्रेटिक थे, एनेक्सामाइंड्स, इन्होंने एयर की बात की है कि एयर फंडामेंटल स्टफ है। हेराक्लिटस आए, इन्होंने फायर की बात की, और ये भी कमिंग को मानते हैं, चेंज को मानते हैं कि चेंज होता है। इसके बाद पर्मानाइट्स था जो बीइंग को मानते थे, उसके अपोजिट
जैसे पाइथागोरस हैं जिन्होंने फिलॉसफी टर्म को आइन किया, वो नंबर्स को मानते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स हैं। परमानेंट्स बीइंग को मानते हैं। जिनो डायलेक्टिकल मेथड प्रपोज करता है। एम्पिडोकल्स प्लूरलिज्म को मानता है कि जो फंडामेंटल स्टफ है वो सिर्फ वाटर या एयर नहीं है, रादर मल्टीपल हैं। जैसे एम्पिडोकल्स 4 एलिमेंट्स को मानते हैं, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। एनाक्सागोरस माइंड की बात करते हैं कि मतलब एनाक्सागोरस वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड मैटर। एंड द लास्ट वन लिक्विपिस एंड डेमोक्रिटिस, एटॉमिस्ट बोलते हैं जिनको हम। ये 5 के 5 फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनको मानते थे। तो ये सारे जो हैं वो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स है। तो मतलब इनको अगर हम क्लोजली देखें तो ये सारे नेचुरल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। इसलिए जो प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी है उसको नेचरलिस्टिक फिलॉसफी भी बोला जाता है, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो सिर्फ नेचर को स्टडी करना था। ये किसी मेटाफिजिकल या एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम के चक्कर में नहीं थे। जो सिर्फ नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं ये उन्हीं पे फोकस कर रहे थे। इसलिए इस पीरियड को नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी भी बोला जाता है। अब सेकंड पीरियड जो शुरू होता है वो था सोक्रेटिक पीरियड। अब सोक्रेटिक जो पीरियड था, सोक्रेटिक पीरियड का जो मेन फाउंडर है वो सोक्रेट्स है, जिसको फादर ऑफ एथिक्स भी बोला जाता है। तो इसका जो मेन कंसर्न था, इसने क्या किया, बोलते हैं कि ही ब्रिंग फिलॉसफी फ्रॉम द हेवन टू अर्थ। मतलब नेचुरल प्रॉब्लम्स की बजाय इसने एथिकल प्रॉब्लम्स पर फोकस करना शुरू किया। मतलब इसके मतलब सोक्रेट की अगर लैंग्वेज में बात करें तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अर्थ वाटर से बनी है, जहाँ एयर से, जहाँ फायर से। हम वाटर से बने ये मैटर नहीं करता है। हम अच्छे इंसान हैं, गुड क्या है, बैड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है। ये जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हमारे कंडक्ट को शेप करती हैं, अगर हम इनको जानते हैं तो हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, ना कि हम पानी से बने हुए हैं ये जानकर। इसलिए उसका जो मेन फोकस था वो रहा ह्यूमन कंडक्ट। इसलिए इसको फादर ऑफ एथिक्स भी बोला जाता है कि जो सिस्टमैटिक एथिकल स्टडी है वो सोक्रेट से शुरू होती है। और नेक्स्ट पीरियड आता है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। जो प्लेटो था वो सोक्रेट्स का स्टूडेंट था और एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था। अब जो सिस्टमैटिक फिलॉसफी जिसको हम बोलते हैं, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स, एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एक्सोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो सब यहाँ से शुरू हो जाती हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल से जो सिस्टमैटिक फिलॉसफी है वो बिगिन होती है। और लास्ट जो पीरियड था वो था नियो प्लेटोनिज्म्स। अब जो नियो प्लेटोनिज्म्स है इसके फाउंडर थे प्लूटोनस। और जो प्लूटोनस था उसने क्या किया कि जो प्लेटो की फ़िलासफ़ी थी और जो क्रिश्चियनिटी थी, इन दोनों को मर्ज करके जो फिलोसफिकल व्यूज़ रखे। मतलब एक तरफ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्रिश्चियन व्यूज़ हैं उनको ये फिलोसफाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रैशनली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लास्ट इन प्लूटोनस के साथ ही जो एंशिएंट पीरियड है, जो एंशिएंट फिलॉसफी है, ग्रीक जो फिलॉसफी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब बीच में काफ़ी पीरियड डॉर्मेंट रहा और फिर आती है मेडिवल फिलॉसफी और क्रिश्चियन फिलॉसफी, जो सेकंड स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी में, मेडिवल फिलॉसफी और क्रिश्चियन फिलॉसफी। इस टाइम पीरियड में जो मेन फोकस रहा है वो थियोलॉजिकल प्रॉब्लम रही हैं, मतलब प्रॉब्लम्स कंसर्निंग रिलीजन्स। तो अब आप मेडिवल फिलॉसफी को आप रिलीजियस फिलॉसफी भी बोल सकते हैं। मेडिवल जो मेन थिंकर हैं वो सेंट अंगस्टाइन था, एंसलम था और एक्यूनस था। जैसे मतलब सेंट अंगस्टाइन की बात करें तो उनका जो मेन फंडामेंटल जो टॉपिक है जिस पर उन्होंने बात की है वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल थी कि इस दुनिया में ईवल क्यों है। और एंसलम की बात करें तो इन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट दी थी और थॉमस एक्यूनस ने 5 प्रूफ फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक्चुअल में थॉमस एक्यूनस ने जो एंसलम पे अटैक किया था उसके ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट में, उसके बदले में उसने 5 प्रूफ दिए थे। तो मतलब कुल मिला के जो मेडिवल फिलॉसफी है जिसको आप क्रिश्चियन फिलॉसफी बोल रहे हैं, तो मतलब ये रिलीजियस प्रॉब्लम से आगे पीछे घूम रही है। इसको फुल फिलॉसफी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप सिर्फ जो फिलॉसफी है उसकी लिमिट रिलीजियस फिलॉसफी तक नहीं है, रिलीजियस प्रॉब्लम तक नहीं है। और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंक्लूड होती हैं तो फिलॉसफी कंप्लीट होती है। बट जो मेडिवल पीरियड रहा है इनका जो मेन फोकस रहा है वो रिलीजियस प्रॉब्लम ही रहा। इसलिए समटाइम्स इनको इस जो ये टाइम पीरियड था, मेडिवल टाइम पीरियड जो था, जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है, इसको डार्क पीरियड ऑफ फिलॉसफी भी बोला जाता है। और फिर शुरू होती है मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी अराउंड 14th-15th सेंचुरी में। तो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड एप्रायरिज्म। ये फिलॉसफिकल ट्रेंड थे, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड एप्रायरिज्म। अब जैसे एंशिएंट और मेडिवल के बीच गैप है, सेम वे में मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी और क्रिश्चियन फिलॉसफी के बीच भी गैप है।
तो वो गैप कैसे फिल होगा। अब जैसे मेडिवल जो थिंकर थे वो तो प्योर रिलीजियस फिलोसोफर थे, अब जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी है ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। अपोजिट क्यों है? क्योंकि जो मॉडर्न जब आप बोलते हो तो मॉडर्न क्या हुआ, मतलब मॉडर्न बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न मैथमेटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री सब अराउंड 16th, 14th, 15th, 16th सेंचुरी के अराउंड डेवलप हुई हैं। तो मॉडर्न किस वजह से था? क्योंकि ये रैशनलाइज हो गया था सारा सिस्टम। मॉडर्न साइंसेस मतलब वो साइंसेस जो पहले थी, फॉर एग्जांपल ही ले लेते हैं कि मतलब जो टॉलेमी एक थिंकर हुआ है अराउंड 4th, 5th सेंचुरी में, ये बोलते हैं कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। टॉलेमी क्या बोलता है? अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। बट 16th सेंचुरी में जो मॉडर्न फिजिक्स आती है, इनका जो थिंकर आता है एक साइंटिस्ट कोपरनिकस ये प्रपोज करते हैं कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो मतलब एक जो बिलीव था लोगों में, टॉलेमी का क्या था, मेरली एक बिलीव था, एक फेथ था उसका कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। बट ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सन यूनिवर्स का सेंटर है। और ये बिगनिंग कब हुई? अराउंड 16th सेंचुरी। इसी टाइप के सेम रेवोल्यूशन हर एक फील्ड में आए थे, चाहे आप फिलॉसफी की बात करते हो, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करते हो, मॉडर्न मैथमेटिक्स, मतलब जो कोई भी मॉडर्न सब्जेक्ट है, इट ऑल बिगिन्स इन अराउंड 14th, 15th, 16th सेंचुरी। इसलिए मॉडर्न जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ये भी रैशनल थी एकदम। यहाँ पे फेथ बिलीफ की कोई जगह नहीं थी, एकदम से चैलेंज किया गया जो ट्रेडिशनल सिस्टम था फिलॉसफी का। तो यहाँ से शुरू होती है मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, और जो फर्स्ट स्कूल था दैट इज़ रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म जो है वो एक फ़िलासफ़िकल स्कूल है, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी का स्कूल है, और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं रेने डिकार्ड्स। अब जो डिकार्ड्स था वो मैथमेटिशियन था, और वो चाहता था कि हम फिलॉसफी भी ऐसी फिलॉसफी डेवलप करें जिसकी ग्राउंड जो है वो मैथमेटिकल हो, क्योंकि जो मैथमेटिक्स वहाँ पे कंप्लीट सर्टिनिटी होती है, आप मैथमेटिक्स पे डाउट रेज नहीं कर सकते। तो वो चाहता था कि हम एक ऐसी फिलॉसफी डेवलप करें जिसके जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक ग्राउंडिंग प्रिंसिपल्स, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, वो हैं जो ए प्रायरिटी होने चाहिए, रीजन बेस्ड होने चाहिए। तो इसलिए जो डिकार्ड्स है अब वो क्या करता है, जितने भी ट्रेडिशनल व्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल फिलॉसफीज, उन सबको चैलेंज करके एकदम नए से फिलॉसफी शुरू करता है। दैट इज ही बिगिंस विद मेथड ऑफ डाउट, ही स्टार्ट डाउटिंग ऑन द ईच एंड एवरीथिंग्स। तो इस तरह से जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी की बिगनिंग है वो मेथड ऑफ डाउट से शुरू होती है, और वो रीजन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। और यहाँ पे 3 मेजर फिलॉसफर रहे हैं, डिकार्ड्स, स्पिनोजा एंड लेबनीज़। और इनकी जो थ्योरियाँ थी मेन, वो डिकार्ड्स ड्यूलिज्म प्रपोज करता है, स्पिनोजा ने मोनिज्म प्रपोज किया था, और लेबनीज़ ने प्लूरलिज्म प्रपोज किया। इनको हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो सेकंड स्कूल है वो है एम्पिरिसिज्म। जो एम्पिरिसिज्म वो बिल्कुल अगेंस्ट था रैशनलिज्म के, मतलब जो रैशनलिस्ट थे वो रीजन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, बट एम्पिरिसिस्ट ने रीजन को डिनाई कर दिया, इंस्टेड एक्सपीरियंस को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानना शुरू कर दिया। और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन लॉक, और अदर जो 2 फिलोसफर्स हुए वो थे बर्कले एंड डेविड ह्यूम। और अब थर्ड स्कूल अगर हम देखें दैट इज़ ए प्रायरिज्म्स। ये जो ए प्रायरिज्म्स है, अगर हमारे पास रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म नहीं होता तो शायद ये थर्ड स्कूल हमारे सामने नहीं आता कभी भी, क्योंकि जो ए प्रायरिज्म के जो फाउंडर हैं वो हैं इमैनुअल कांट। और कांट ने इन्हीं दोनों सिस्टम्स को क्रिटिसाइज़ करके अपनी फिलॉसफी डेवलप की है, क्योंकि रैशनलिज्म रीजन को मानता है, एक्सपीरियंस को नहीं मानता, और एम्पिरिसिज्म एक्सपीरियंस को मानता है, रीजन को नहीं मानता। बट ए प्रायरिज्म में कांट ने ये बताने की कोशिश की कि रीजन विदाउट एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस विदाउट रीजन आपको कभी भी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपको ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, क्लियर नॉलेज चाहिए, तो वहाँ पे रीजन और एक्सपीरियंस दोनों का इक्वल रोल है। ये इनकी एक जो स्टेटमेंट है वहाँ पे क्लियर हो जाता है, थॉट विदाउट कंटेंट इज एम्प्टी एंड इंट्यूशन विदाउट कंसेप्ट इज ब्लाइंड। और जो लास्ट स्टेज है दैट इज कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंडिया, फिलोसफी। तो मतलब फोर्थ स्टेज हमने क्या किया था, फिलॉसफी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंशिएंट फिलॉसफी, मेडिवल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी, और अब जो फोर्थ है दैट इज़ कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी मतलब जो 19th सेंचुरी से शुरू हुई है, मॉडर्न फिलॉसफी 14th 15th सेंचुरी से शुरू हुई, 18th 19th सेंचुरी तक खत्म हो जाती है। अब जो ट्रेंड चल रहे हैं दैट इज़ कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। इसमें जो इंपॉर्टेंट सबसे ट्रेंड है दैट इज़ एग्जिस्टेंशियलिज्म्स, और इनके जो मेन थिंकर हैं वो रहते हैं फ्रेडरिच नीत्शे, किरकेगार्ड, सार्त्रे एटसेट्रा। मतलब जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है ना, इसका जो मेन फोकस है वो रहता है एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि अगर इंसान अपने एग्जिस्टेंस को डीपली समझ पाता है तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। मतलब जो
मैनकाइंड ह्यूमैनिटी जो सफ़र कर रही है, इट इज़ बिकॉज हम अपने एग्जिस्टेंस को डीपली समझते ही नहीं हैं। अगर हम अपने आप का हमें डीप पेनिट्रेटिंग नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो मेन फोकस रहता है वो अपने एग्जिस्टेंस को स्टडी करना रहता है। जैसे फिनोमिनोलॉजी है, इनके जो फाउंडर हुए वो हुसरल थे, तो इसको साइंस फिनोमिनोलॉजी को साइंस ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो मतलब इसमें जो फिनोमिनोलॉजिस्ट जो मेन थे, उनका मेन जो फोकस था वो क्या था, मतलब जो वी कैन कॉल इट साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। तो मतलब जब आप किसी चीज़ को, सपोज आपके सामने जो फ़ोन पड़ा हुआ है, तो फ़ोन आपने हाथ में पकड़ा, आपके दिमाग में फ़ोन की इमेज बनी, अब फ़ोन को पॉकेट में डाल दो। अब आपके जो दिमाग में है वो क्या है, मियरली फ़ोन की एक इमेज है जहाँ फ़ोन ही है। तो मतलब वो जो फिनोमिनोलॉजिस्ट हैं वो आपकी जो कॉन्शियसनेस का जो स्ट्रक्चर है, जो माइंड का स्ट्रक्चर है, उसको स्टडी करते हैं। और जो नेक्स्ट है दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म्स। तो मतलब यहाँ प्रैग्मेटिक जो मेन थिंक कर रहे हैं दैट इज़ विलियम जेम्स, जॉन डेवे, C.S. पियर्स। तो मतलब प्रैग्मेटिज्म क्या है, ये प्रैक्टिकल फिलॉसफी टोटली। इनके अकॉर्डिंग एक बिलीफ, एक थ्योरी तब भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी फिलॉसफिकल रेलिवेंस तभी होगी अगर उसका कोई प्रैक्टिकल आउटकम आता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई रिलीजियस बिलीफ है कि भगवान है और उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ये प्रैक्टिकल बिलीफ है, क्योंकि उसका जो आउटकम है वो प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैग्मेटिज्म वो फिलॉसफी है जहाँ पे किसी भी चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है प्रैक्टिकल आउटकम्स देख के। अगर कोई चीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस करती है वो इंपॉर्टेंट होगी, अगर कोई चीज़ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती है तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात की कि भगवान की बात करेंगे तो वो एग्री नहीं करेंगे प्रैग्मेटिक, क्योंकि प्रैक्टिकली हम गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। बट जो बिलीफ है गॉड में, अगर वो काम कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल बिलीफ हो गया, तो प्रैग्मेटिक थिंकर उसको मानेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं। इनका जो मेन प्रपोनेंट रहा है वो रहते हैं A.J. एयर, और मतलब ये टोटली साइंटिफिक फिलॉसफी थी। तो मतलब ये जो फिलॉसफिकल थ्योरीज़ हैं, फिलॉसफिकल कंसेप्ट्स हैं, उनको साइंटिफिक ग्राउंड पे उनका एनालिसिस कर रहे थे, और जो चीज़ें उस ग्राउंड पे उतरेंगी उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती है वो उसको नहीं मानेंगे। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का ये मेन था। मतलब ये दो क्वेश्चन करते थे, इज़ इट ट्रू बाय डेफिनेशंस और इज़ इट प्रिंसिपली वेरीफाइबल। जहाँ तो कोई चीज़ जो है वो ट्रू बाय डेफिनेशन होनी चाहिए, जहाँ वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज़ पे वो अप्लाई नहीं होती है तो वो चीज़ फिलॉसफिकल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल। ये ट्रू बाय डेफिनेशन है, एनालिटिक हो गई, और ये प्रिंसिपली वेरीफाइबल भी है। ये वेरीफाइबल भी है कि अगर वो अनमैरिड है तो वो बैचलर ही होगा। बट फॉर एग्जांपल हम अनदर स्टेटमेंट लेते हैं, गॉड एग्जिस्ट। ये ट्रू बाय डेफिनेशन है? नहीं। ये वेरीफाइबल है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं भगवान है? नहीं। तो मतलब जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है गॉड एग्जिस्ट, ये टोटली क्या है, नॉनसेंस। तो मतलब साइंटिफिक फिलॉसफी थी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, जिनकी जो अप्रोच थी फिलॉसफी को समझने की वो साइंटिफिक थी। अब जो नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज़ एनालिटिक फिलॉसफी। तो यहाँ पे जो मेन थिंक कर रहे हैं एनालिटिक फिलॉसफी में वो थे फ्रैगे, रसेल, मूर, विटिंगस्टाइन, क्वाइन, क्रिप्के, कॉल पॉपर्स। तो मतलब जो एनालिटिक फिलॉसफी है ना, इनका जो मेन फोकस था वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस था। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि अगर प्रॉपर लैंग्वेज आप यूज़ करोगे फिलॉसफी प्रॉब्लम्स है ही नहीं है। वो बोलते हैं जो मिस यूज़ करते हो फिलॉसफी का तब लैंग्वेज का तब राइज होती हैं फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स। तो मतलब अगर ये इनका जो मेन फोकस है वो था लिंग्विस्टिक एनालिसिस। और जो लास्ट ट्रेंड है जैसे सोशल फिलॉसफी, सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी, जहाँ मतलब सोशल फिलॉसफी सेपरेट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी सेपरेट है, फिलॉसफी ऑफ माइंड है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन्स एटसेट्रा विच कंट्रीब्यूट लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी। In the end, in a nutshell, it can be said that if we look back at the beginning of Greek philosophy, we find that it begins with naturalistic problems. कौन अर्ली जो थिंकर थे वो सिर्फ कौन सी प्रॉब्लम स्टडी करते थे? नेचुरलिस्टिक प्रॉब्लम्स। बट इफ़ वी लुक एट फिलॉसफी नाउ, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फिनोमिनल एंड द नॉमिनल। मतलब फिजिकल प्रॉब्लम भी और मेटाफिजिकल प्रॉब्लम भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।